हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 7 दैट इज पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है बेटा? दिस इज लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अब तक के 2 लेक्चर में हमने मैटर के बारे में जाना, एटम के बारे में जाना। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां पे हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 7.3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो तीनों स्टेट्स के मैटर हैं, ठीक है, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस किस तरीके से डिफर करती है ना, इसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, राइट? सो व्हाट रोल डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट। तो देखो, इंटर पार्टिकल स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इनके मैटर को डिफाइन करने में। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक्टिविटी से हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। Now, activity 7.6. Let us experiment. Take a syringe without a needle. ठीक है, आपको इस तरीके से खाली syringe ले लेना है और उसको ऊपर needle वाला जो पार्ट होता है वो हटा देना है। ठीक, now pull the plunger of the syringe outward in a fully extended position. अब इसको पीछे की साइड खींच दो, है ना। इस syringe के ये जो बैक वाला पार्ट है उसको पीछे की तरफ अपनी तरफ खींच दो। खींच दिया, ठीक है। प्लेस अ थंब ओवर द ओपन एंड ऑफ द सिरिंज टू प्रिवेंट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग। अब देखो, कुछ भी नहीं है ना अभी सिरिंज के अंदर। आपने ऊपर की निडल हटा दी, थोड़ा सा स्पेस होल दिख रहा है अब आपको, उसमें अपना थंब रख दो। उसको पूरी तरीके से अब आपको क्लोज कर देना है। आपने उसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। नाउ अब इसको पुश करो भाई। ये जो ब्लैक कलर का आपको ये पिस्टल दिख रहा है, उसको आपको पुश करना है अंदर की साइड। क्या आप पुश कर पाओगे इस प्लंजर को? आंसर है देखो, बहुत टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? सिरिंज तो खाली है, ऐसा हमें लग रहा है ना। ऐसा हमें लग रहा है कि भाई सिरिंज तो खाली है, बट इन रियलिटी सिरिंज खाली नहीं है। उसके अंदर तो हवा भरी हुई है और हवा एक मैटर है, यानी कि उसके पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर उसके पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और वो इसके अंदर भरा हुआ है, तो ये स्पंजर जो है वो अंदर कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये जो प्लंजर है वो अंदर नहीं जा पाएगा। सो पुश द प्लंजर स्लोली एंड स्टेडली इनवर्ड्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होगा उसको प्रेस कर पाना, उसको पुश कर पाना। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एज यू डू दिस यू विल नोटिस दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीज। ठीक है, एक तो टफ होगा और जैसे जैसे बहुत फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के उसको बंद करने की कोशिश करोगे प्लंजर से, ठीक है, तो क्या दिखेगा कि स्पेस पहले बहुत ज्यादा था, यानी कि गैस पूरे में भरा हुआ था। आपने उसको प्रेस किया प्रेस किया प्रेस किया, तो पहले सोचो, पहले यहां पे इतने में पूरे में गैस भरा हुआ था, आपने उसको प्रेस करके क्या कर दिया? इतने में ले आए। आप और उसको प्रेस करके क्या कर रहे हो? आप इतने में ले आओगे, है ना। अब इससे ज्यादा जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो क्या आप उनको और प्रेस कर पाओगे? एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उसको और प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट कैन वी सी अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस गैस इन सिरिंज? सो गैस हैव स्पेस एंड मास। ठीक है, उसके पास स्पेस होता है, मास होता है, वो मैटर है। इस वजह से वो डिफिकल्टी फेस हो रही है प्लंजर को अंदर की साइड पुश करने में। व्हेन यू कंप्रेस द एयर बाय पुशिंग द प्लंजर, ठीक है, द पार्टिकल्स एंड फोर्स बिकम क्लोजर। हाँ, ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स अभी दूर दूर फैले हुए थे वो इस तरीके से अब पास पास आ जाएंगे, कम एरिया में आ जाएंगे, है ना। दिस शोज दैट द गैस पार्टिकल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन इन देयर नेचुरल स्टेट। ठीक है, ये बताता है कि भाई गैस के पास तो बहुत सारा स्पेस है, इसी वजह से हम प्लंजर को बहुत ज्यादा अंदर तक पुश कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, है ना कहीं ये पार्टिकल्स, अब देखो बहुत सारी गैस हो सकता है इतने छोटे से स्पेस में आ जाए, पूरी की पूरी गैस इतने छोटे से स्पेस में आ जाए, इतना ज्यादा हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कैसे होते हैं गैसेस? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक, एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। If you stop pushing the plunger, the gas particles spread and the plunger move back to its original position. अगर हम उसको कंटिन्यूएशन में
पुश नहीं करेंगे तो एयर भी तो पुश करेगा ना, एयर भी पुश करेगा, बोलेगा मुझे और जगह चाहिए, तो वो प्लंजर को पीछे की साइड पुश करेगा एंड फिर से वो अपना स्पेस बढ़ा लेगा। ठीक, रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। अब सेम एक्टिविटी हमें वाटर के साथ करना है, तो हम क्या देखेंगे कि जितना ज्यादा हमने गैस को कंप्रेस कर दिया था, ठीक है, जितना ज्यादा हमने गैस को कंप्रेस कर दिया था उतना हम लिक्विड को कंप्रेस कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उतना हम कभी लिक्विड को कंप्रेस बेटा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग अ वाटर एंड ऑब्जर्व। ठीक है, सो यू वुड ऑब्जर्व द वाटर इज प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल, है ना, वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड। ठीक है, तो अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी से तो हमको एक चीज समझ में आई है कि गैस पार्टिकल्स के पास, ठीक है, गैस पार्टिकल्स के पास काफी सारा स्पेस प्रेजेंट होता है। नाउ एक्टिविटी 7.7, लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ ग्लास वेसल्स, हमने ग्लास वेसल लिया, उसको फिल कर दिया हाफ विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, हमने ग्लास वेसल लिया और उसको क्या कर दिया, हमने हाफ फिल कर दिया इस तरीके से और मार्क कर दिया। एड 2 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब उसमें 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी, उसको अच्छे से स्टिर कर दिया एंड मार्क द न्यू वाटर लेवल इन द ग्लास वेसल। अब देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पे नॉर्मल पानी ए पॉइंट पे था, जैसे ही हमने उसके अंदर चीनी डाला अब पानी का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, अब जो पानी का लेवल है यहाँ पे वो क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है। स्टिर द वाटर विद द ग्लास रॉड एंड डिसॉल्व द शुगर। प्रेडिक्ट वेदर द वाटर लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मार्क बी। अब जब जैसे हमने चीनी डाला उसके अंदर तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब हमने चीनी को बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि चीनी को हमने बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। जब हमने चीनी को बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर दिया तो शुगर पार्टिकल्स कहाँ गए होंगे, जो वाटर के बीच में स्पेस है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहीं पे जाके वो बैठ गए होंगे। तो देखो वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं होगा, है ना, वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम हमें इंक्रीज ही नजर आएगा। दिख रहा है, अब जब जैसे हमने उसको पूरा स्टिर कर दिया तो वॉल्यूम हल्का सा कम हुआ है, बट ऐसा नहीं हुआ है कि ए से भी कम हो गया, नहीं, वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में हल्का सा कम हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले वो इस तरीके से पानी के अंदर प्रेजेंट है ना, वो दिख रहे थे पार्टिकल्स, अब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए, तो बी मार्क से हल्का सा कम होगा बट ए से अभी भी ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, स्टिर द वाटर विद ग्लास रॉड, डिसॉल्व इन द शुगर, प्रेडिक्ट वेदर द वाटर लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, बी की कंपैरिजन में तो भाई डिक्रीज ही होगा, बी की कंपैरिजन में डिक्रीज होगा। ठीक है, मेक दिस वाटर लेवल अगेन एज सी, तो सी अब नाम नया हम यहां पे मार्क कर देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल हमें इंक्रीज होते हुए दिखा। इनिशियली जब हमने स्टिर नहीं किया था तो बहुत ज्यादा इंक्रीज था, जब हमने उस शुगर को अच्छे से स्टिर कर दिया तो पानी का वॉल्यूम बी से जो नया पॉइंट हमने बनाया था उससे हल्का सा कम ही आया। ठीक है, you will observe that initially when the sugar is added the level of water increase। जैसे हमने शुगर ऐड किया वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया, बट आफ्टर डिसोल्यूशन इट मे डिक्रीज टू सम एक्सटेंट। फिर कुछ टाइम के बाद जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। सिंस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड शुगर, इट इंडिकेट दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। हाँ, इसका मतलब क्या है कि वाटर के पास कुछ स्पेस प्रेजेंट है ना, वाटर के पास कुछ स्पेस प्रेजेंट है, उन्हीं स्पेस में शुगर जाके बैठ गया है, उन्हीं स्पेस में शुगर जाके डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी 7.7 विद सम अदर सॉल्युबल सॉलिड सच एज कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज इन। ठीक है, तो इनके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर इनसॉल्युबल सॉलिड्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना, तो सिर्फ एक बार वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉलिड तो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, मिट्टी मिला दो, स्टोन पीस मिला दो तो पानी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा एंड देन उसके बाद कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस
डू द सैंड पार्टिकल्स डिसॉल्व? नो, सैंड पार्टिकल बेटा डिसॉल्व नहीं होते हैं। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल चेंज आफ्टर मिक्सिंग एंड वाई? वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज होगा और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिसॉल्व करने के बाद चेंज नहीं होगा। जब हमने सैंड को, पेबल्स को पानी के अंदर डाला उस टाइम पे ही वॉल्यूम चेंज होगा, उसके बाद कितना भी डिसॉल्व कर लो उसको, पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये पानी के उस स्पेस में जाके फिट नहीं होते हैं, तो डिसॉल्व होंगे ही नहीं, ठीक। शुगर एंड सैंड बोथ आर सॉलिड, व्हाई डज शुगर डिसॉल्व इन वाटर बट सैंड डज नॉट? ठीक है, शुगर यहाँ पे डिसॉल्व हो पा रहा है पर सैंड यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? शुगर डिसॉल्व हो गया बट सैंड यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम बात करें कि शुगर के पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सैंड के पार्टिकल्स इतनी आसानी से इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होते और पार्टिकल्स जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा। सैंड आर सॉल्युबल वेयर एज शुगर आर इन शुगर इज सॉल्युबल, उल्टा बोल दिया ना, शुगर सॉल्युबल है बट सैंड जो है वो यहां पे इनसॉल्युबल है, ठीक है। एक चीज यहां पे सॉल्युबल है और एक चीज यहां पे इनसॉल्युबल होगी। सो यहां पे सैंड इज सॉलिड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे एंड सेम पार्टिकल सेटल डाउन एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द कंटेनर कॉजिंग द टोटल वॉल्यूम टू बी इंक्रीज। सैंड जो है पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम उसका बढ़ा देगा बट उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होगा। What do you think about the interparticle spacing in solid? तो सॉलिड के बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस ना के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। So you learned earlier that constituent particle in solid are held together by a strong force of attraction, है ना। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। So these particles do not move from one place to another, है ना। सैंड के जो पार्टिकल्स हैं फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाएंगे एंड वो एक ही जगह पे पैक रह जाएंगे। सम स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द पार्टिकल एज शोन इन दिस फिगर 7.12, ठीक है। ये देखो, ये कैसे पार्टिकल्स है ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। जब वो लिक्विड के अंदर जाएंगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और वो एक ही जगह पे जमे रह जाएंगे, ठीक है। वो डिसॉल्व भी नहीं होंगे, ना ही इनका ब्रेकडाउन होगा। दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसकी वजह से पानी में कैसे रह जाते हैं? इनसॉल्युबल रह जाते हैं। You might assume that space between particle is filled with air, but this is not the case. They contain nothing at all. Summarize the packing of particles and the interparticle spacing in the three states of matter. देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ना के बराबर स्पेस होता है। लिक्विड में हमको स्पेस देखने के लिए मिलेगा एंड गैसेस में बहुत सारा स्पेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बहुत हाई स्पेस देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। दैट्स व्हाई पार्टिकल्स आर फ्रीली टू मूव, ओके। नाउ अ स्टेप फर्दर, often we use the term particle in different context. The meaning of this term changes with the context. For example, while talking about the air pollution, ठीक है, यहां पे अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। मतलब एयर में कुछ कंटेंट ऐसे आ जाते हैं which is harmful, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि yes, this is air pollution. The term suspended particles matter is used. The term refers the tiny dust particles suspended in the air and not the constituent particles of matter which are extremely small as compared to dust particle. In fact, chalo bhai, okay, even these tiny dust particles are also made up of very large number of constituent particle atoms and molecules, ठीक है। तो यहाँ पे हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है एयर पोल्यूशन? जब हमारे आसपास की जो हवाएं होती है वो गंदी होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो गंदी कैसे होगी? उसमें डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आ सकता है जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा एंड वी कैन से कि यस दिस इज एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, दिवाली के टाइम पे देखो क्या होता है, हम इतने ज्यादा, ठीक है, क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं जिसमें से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, वो हमारे एयर के साथ जाके स्टिक हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब वो बहुत सारे पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं तब जाके हमें दिखना शुरू होता है।
ठीक है, तब जाके वो चीज हमें दिखनी शुरू होती है। तो यहां पे भी वही बात बताई जा रही है। ठीक है, पार्टिकल्स के साइज के बारे में बात हो रही है। नाउ 7.4 हाउ पार्टिकल मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल जो है वो अलग अलग मैटर में किस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि दे ऑल आर इंटर कन्वर्टेबल। ये सारे कैसे होते हैं बेटा, ये सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्टिविटी 7.8 let us experiment. Now take a glass tumbler containing water and put a few grains of potassium permanganate into it and what do you observe? तो ग्लास में हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, जिसका फॉर्मूला आप लिख लो। फॉर्मूला होता है KMnO4 एंड ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है KMnO4 एंड ये पर्पल कलर का होता है। जैसे पानी के अंदर डालेंगे कुछ टाइम के बाद पूरा का पूरा जो पानी है वो डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट टच पोटेशियम परमैंगनेट विद योर हैंड, यूज अ स्पून और स्पैचुला टू हैंडल इट। ठीक है, इसको ऐसे टच नहीं करना है भाई, स्पून या फिर स्पैचुला की हेल्प से ही आप इसको टच करोगे। राइट, चलिए नाउ अब क्या कह रहे हैं, देखो इस तरीके से पूरा पर्पल और डार्क पिंक हम बोल सकते हैं, इस तरीके से चेंज हो गया। राइट, इनिशियली यू विल सी सम स्ट्रीक ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एंटायर बल्क ऑफ वाटर विल एक्वायर अ यूनिफॉर्म पिंक कलर। ठीक है, पहले हल्का हल्का कलर हमको देखने के लिए मिला, उबड़ खाबड़ सा, फिर कुछ टाइम के बाद देखा कि भाई ये पूरा हमारा पिंक कलर हो गया है। ठीक, डू यू नो व्हाई दिस हैपन, क्यों हुआ, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट पानी में जाके आराम से डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया। ठीक है, सो दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, वेट, दिस हैपेंस बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। है ना, पार्टिकल्स जो है पानी की वो हमेशा कांस्टेंट मोशन में है, मतलब हमेशा मूव कर रहे हैं। ऑल्दो ये हमें दिखते हैं कि ये रुके हुए हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में मूव कर रहे होते हैं। First, they pull out the particles of potassium permanganate from the grain, and later they hit the particle from its grain, and later they hit this particle so that they get spread throughout the liquid. In this case of many substances, the constituent particle are held together strongly, and the water particles are unable to pull this out. Such substances like sand are insoluble in water. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं पानी में जाने के बाद सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं पानी में जाने के बाद सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। उसके पीछे का रीजन क्या बता रहे हैं कि पानी जो है वो कंटिन्यूएशन मोशन करता रहता है। जब हमने उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो बार बार मोशन की वजह से उसको हिट कर रहा है, जिसके पार्टिकल्स ब्रेक होके उसमें डिसॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बार बार हिट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और लिक्विड में जाके डिसॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जब हम सैंड के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स आर अनेबल टू पुल दीज आउट। ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स को वो खींच नहीं पाते, पुल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक, नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ। टेक 3 क्लीन ग्लास टम्बलर, आपको 3 क्लीन ग्लास टम्बलर ले लेना है, ले लो फटाफट से जाके। ठीक है, pour hot water in one of them, water at room temperature in second and ice cold water in third. एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, एक में नॉर्मल पानी। ठीक है, 3 चीजें आपको रखनी है। Now, drop a small grain of potassium permanganate into each of them. Watch carefully and compare. What do you observe? अब इन तीनों में आपको पोटेशियम परमैंगनेट रखना है और आप क्या देखोगे, गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया, नॉर्मल पानी में पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोल्ड वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमको देखने के लिए मिलेगा। वाटर पार्टिकल मूव फास्टर इन हॉट वाटर, यही बताया, कंपेयर टू द वाटर एट द रूम टेम्परेचर एंड इवन स्लोअर इन द आइस कोल्ड वाटर। बिल्कुल जब हम ठंडा पानी ले लेंगे, बिल्कुल जब हम चिल्ड पानी ले लेंगे तो उसके अंदर जो उसका मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर मूवमेंट पार्टिकल का स्लो हो जाएगा तो वो चीजों को ब्रेक नहीं कर पाएगा, जब वो पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। राइट,
As the result, the potassium permanganate spreads faster in hot water, less quickly in water at room temperature, and the slowest in the ice cold water. सबसे धीरे से वो किस में डिसॉल्व हो पा रहा है? कोल्ड आइस वाटर में डिसॉल्व हो पा रहा है. Hence the movement of particle increase when the heat is provided. तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि जब हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, और जब पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ठीक है बार बार क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. ठीक है, पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को हिट करेंगे और वो कंटिन्यूएशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा. ठीक, ट्राई टू डिस्पाइट इट बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम. चलिए भाई, तो डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं यहाँ पे आगे. How can we demonstrate the movement of gas particle that cannot be seen with the naked eyes? देखो ये हम कर सकते हैं. आप अगरबत्ती जला लो, धूप बत्ती जला लो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में ही जाते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं. ठीक है, स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो हमको दिखाई देते हैं. ठीक, नाउ एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे समझ लेते हैं. एक्टिविटी 7.9, लेट अस फाइंड आउट. चलो, सो लाइट एन इंसेंस स्टिक. अगरबत्ती जला लो, एक कॉर्नर पे रख दो. कुछ मिनट बाद हम क्या देखेंगे कि उसका जो फ्रेग्रेंस है वो बाकी के कॉर्नर्स पे भी आ रहा है ना. पूरे उस रूम में इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो फैल गई है. ये अक्सर आपने सुबह सुबह देखा होगा जब आप पूजा करते होंगे. तो करते हो ना? हैं? करते तो हो. ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि जो अगरबत्ती है, जो इंसेंस स्टिक है, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रही है और पूरी तरीके से फैल गई. ठीक है, उसकी स्मेल पूरे कमरे में आने लग गई. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गर्म हवा है, गर्म धुआं है. ठीक है, जो कि बहुत फास्टर तरीके से फैलेगा. वही ठंडी हवा जो होती है वो इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी गर्म हवा फैलेगी, जितने गर्म पार्टिकल्स फैलेंगे, है ना. फिलिंग द एंटायर रूम. दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. The air particles hit the particles of the fragrance and help them to spread out the room. सोचो, अगरबत्ती से जो स्मोक निकला वो एनवायरमेंट के एयर के साथ कोलाइड कर रहा है क्योंकि ये गर्म है. ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई है. उसने पार्टिकल को जैसे हिट किया उसके पास भी एनर्जी आ गई और वो और फैलता चला जाएगा. तो यहाँ पे गर्म हवा जो है वो बहुत दूर तक फैलेगी. क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. आगे बात समझ में? ओह, नाउ आई नो व्हाई एंड हाउ फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम रीचेस टू अस. ठीक है, पता चल गया कैसे जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है वो हम तक पहुंचती है. कैन यू शेयर अ फ्यू अदर रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू हैव एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल? यस. सोचो, किचन में जब गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे होते हैं तो हमारे बेडरूम तक उसकी स्मेल आती है. पता चलता है कि ओ आज मम्मी ने छोले भटूरे बनाए भाई, मजा आ जाएगा, है ना. बिल्कुल खाने में मजा आ जाएगा. ये ऐसा होता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे भी गर्म हवा था, मूवमेंट उसका बहुत फास्ट हुआ, हमारे नाक तक आ गई और हमें खुशबू आ गई, हम उठ गए. ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है. ओके, सो एवर हर्ड ऑफ, चलो भाई, the particle of nature of matter play a crucial role in many everyday process. For example, when we wash clothes stained with oil using soap, numerous soap particles surrounding the oil particles on the fabric. One end of the soap particles attach to the oil and the other mixes with the water, and this helping lift the oil off and wash it away. ठीक है, तो यहाँ पे कपड़े धोने की बात की जा रही है. सोप की जो बेटा ये कॉम्पोजिशन होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. देखो, ये डर्ट है. ठीक है, डर्ट के अंदर सोप कुछ इस तरीके से आता है. ठीक है, ये हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा. और देखो, ये होता है हेड, ये होता है टेल. और याद रखना, हेड और टेल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते. और ये है डर्ट. अब डर्ट को साफ करना है तो हेड बाहर निकलेगा तो अपने साथ टेल को भी लेके जाएगा क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते. और डर्ट ने, ये जो टेल ने इस डर्ट को बहुत तेजी से पकड़ रखा है, तो कपड़े से ये डर्ट को भी निकाल लेते हैं, ऑयल को भी निकाल लेते हैं, और इस तरीके से हमारे जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं. ठीक, इस तरीके से हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? साफ हो जाते हैं. नाउ, based on our learning from the chapter, we can say that matter is made up of smallest particle. Yes,
मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, which are held together by the force of attraction. The strength of attractive force between particles depends on the distance between them. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ठीक, thus it is the thermal energy of the particle that determine physical states of matter. In the solid state, thermal energy of the particle is low, है ना? सॉलिड स्टेट में जो थर्मल एनर्जी होते हैं वो कैसा होता है? लो होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इज ऑलरेडी वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना? दिस रिस्ट्रिक्ट द मोशन ओनली वाइब्रेशन। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। As the melting point, the thermal energy is used to overcome the attractive force between the particle, allowing the solid to change into the liquid. अब सोचो, मेरे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मैं इस पे थर्मल एनर्जी दे रही हूं। थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है? थर्मल एनर्जी का मतलब है मैं इसको हीट दे रही हूं। अब मैंने इसको हीट दिया, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो पार्टिकल्स इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि पहले जो मेरे पास सॉलिड था, मैंने उसको थर्मल एनर्जी दिया और अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब जितना हम हीट देंगे उतना इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जितना हम इसको हीट देंगे उतना इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, at this stage particle can move away from the fixed position, the interparticle distance increase. इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जाएगा और पार्टिकल्स जो है वो और ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, अलाउ द पार्टिकल टू मूव अराउंड दो स्टिल विद इन अ लिमिटेड स्पेस इन द गैसियस स्टेट। अब देखो, इसको मैं और हीट करूंगी, मेरा मन कर रहा है, इसको मैंने और हीट किया और थर्मल एनर्जी दी, तो इसके पार्टिकल्स और दूर दूर फैल जाएंगे भाई, इसके पार्टिकल्स और दूर दूर फैल जाएंगे। अब ये और मोशन करेंगे, इनके बीच में और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हीट अप्लाई करने से ये चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस बन जाएंगे तो हर एक डायरेक्शन में आराम से मूव कर पाएंगे। You will learn more about these particles that constitutes matter in higher grades. Let us wrap up. Particulate nature of 3 states of matter. ठीक है, इनके कितने states of matter होते हैं बेटा? 3 states of matter होते हैं, that is solid, liquid and gas. तो ये इन सब के क्या है? Points है। Okay. तो ये solid, liquid, gas के कुछ यहाँ पे important points है। Solid में क्या होगा? Interparticle space minimum होता है, वेरी क्लोज पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, अट्रैक्शन इनका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नेग्लिजिबल है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो आराम से मूव नहीं कर पाएंगे। लिक्विड की बात करते हो, स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, पार्टिकल्स जो है वो थोड़े लूजली पैक होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा वीक होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, एंड मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। गैस के बारे में बात करें तो भाई स्पेस बहुत ज्यादा है, फ्रीली मूव कर पाते हैं, अट्रैक्शन मिनिमम है और क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अवेलेबल स्पेस। जितना इनको स्पेस दिखेगा उन सब में ये मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, जितना इनको स्पेस दिखेगा ये सब में मूवमेंट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बेटा वो होता है खत्म। ठीक है, हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके, आप कमेंट में पूछिए, आपको आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। ओके, सो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।